भारतीय पार्श्व गायन के सुनहरे दौर की बात जब भी होगी, तब सुरों की एक ऐसी मल्लिका का नाम पूरी श्रद्धा के साथ लिया जाएगा जिन्होंने अपनी गरिमा, शालीनता और अद्भुत गायकी से संगीत जगत में अपनी एक अमिट पहचान बनाई। इस महान गायिका का नाम है सुमन कल्याणपुर। लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी दिग्गजों की छत्रछाया और कड़े मुकाबले के बीच सुमन कल्याणपुर ने न केवल अपनी जगह बनाई, बल्कि भारतीय सिनेमा को ऐसे सदाबहार गीत दिए जो आज भी गुनगुनाए जाते हैं। यहाँ आपको इस बात से अवगत कराते चलें कि 31 मई 2026 को लगभग 90 साल की आयु में इस महान गायिका ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सुमन कल्याणपुर के निधन से संगीत के एक स्वर्णिम युग का अंत हो गया है। तो आइए उनके जीवन, संघर्ष और शानदार गायकी के साथ ही उनकी अनकही दास्तां को विस्तार से समझते हैं। प्रारंभिक जीवन, जन्म और परिवार। सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को अविभाजित भारत के ढाका, जो अब बांग्लादेश है, उसमें हुआ था। उनका मूल नाम सुमन हेमाड़ी था। उनका परिवार कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंदापुर तालुका के हेमाड़ी गांव से ताल्लुक रखता था, जो कि एक गौड़ सारस्वत ब्राह्मण परिवार था। उनके पिता शंकर राव हेमाड़ी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक बेहद उच्च पद पर कार्यरत थे। नौकरी के सिलसिले में उनका लंबा समय ढाका में बीता। सुमन अपने 5 बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी थी। उनके घर में कला और संस्कृति का बेहद सम्मानजनक माहौल था। साल 1943 में जब सुमन महज 6 साल की थी, तब उनके पिता का तबादला मुंबई में हो गया और पूरा परिवार यहीं आकर शिफ्ट हो गया। मुंबई आने के बाद सुमन ने अपनी स्कूली शिक्षा प्रसिद्ध सेंट स्टीफन कोलंबस हाई स्कूल से पूरी की। बचपन से ही सुमन की रुचि 2 चीज़ों में सबसे अधिक थी, चित्रकला और संगीत। स्कूली पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मुंबई के जाने माने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया। वो एक बेहतरीन चित्रकार बनना चाहती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनके घर में रेडियो एक सम्मानित अतिथि की तरह था, जहां दिन भर शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत गूंजता रहता था। इस माहौल में उनके भीतर के संगीत ने काफी ज्यादा पांव पसार लिए। संगीत की शिक्षा और पहला ब्रेक। यद्यपि सुमन के परिवार में संगीत के प्रति झुकाव था, लेकिन उस दौर के रूढ़िवादी समाज की तरह उनके परिवार में भी लड़कियों द्वारा सार्वजनिक रूप से मंच पर प्रदर्शन करने की सख्ती थी। संगीत को केवल घर की 4 दीवारी तक ही सीमित रखने की परंपरा थी, लेकिन सुमन की पतली और सुरीली आवाज पड़ोसियों और पारिवारिक मित्रों से छिप ना सकी। उन्होंने संगीत की औपचारिक शिक्षा भारत के दिग्गज संगीतकारों से ली। इनमें पंडित केशवराज भोले, उस्ताद खान अब्दुल जैसे नाम थे। महज 15 साल की उम्र में सुमन को ऑल इंडिया रेडियो में गाने का अवसर मिला। परिवार की बंदिशों के बावजूद पिता के मित्र और संगीतकार डीबी जोग ने सुमन की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने सुमन के पिता से काफ़ी मिन्नतें की और सुमन को अपनी मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी, जो 1953 में आई, उसमें गाने की अनुमति दिलवाई। सुमन ने स्टूडियो में कदम तो रखा और गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन किन्हीं कारणों से वो फिल्म कभी रिलीज नहीं हो सकी। वहीं सुमन कल्याणपुर को हिंदी सिनेमा में पहला बड़ा ब्रेक साल 1954 में मिला। दिग्गज गायक तलत महमूद ने एक कॉलेज फंक्शन में सुमन को गाते हुए सुना था और वह उनकी आवाज़ को सुनकर बेहद प्रभावित हुए थे। उन्होंने तुरंत रिकॉर्डिंग कंपनी HMV को सुमन का नाम सुझाया। इसके बाद मशहूर निर्माता इस्मत चुगतई की फिल्म दरवाज़ा, जो 1954 में आई, इसमें सुमन को तलत महमूद के साथ एक खूबसूरत गाना गाने का मौका मिला। इस गाने के बोल थे, एक दिल दो हैं तलबगार, और संगीतकार थे नौशाद। इस गाने के रिलीज होते ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री चौंक गई कि इतनी कम उम्र की लड़की की आवाज़ में इतना ठहराव और मिठास कैसे हो सकती है। उसी साल 1954 में उन्हें फिल्म मंगू में संगीतकार मोहम्मद शफी के निर्देशन में एक लोरी गाने का मौका मिला, कोई पुकारे धीरे से तुझे। हालांकि बाद में इस फिल्म के संगीतकार बदल गए और OP नैयर आ गए, लेकिन सुमन की गाई ये लोरी फिल्म में बरकरार रही और बेहद लोकप्रिय भी हुई। करियर का सबसे बेहतरीन दौर। 1950 के दशक के अंत तक सुमन कल्याणपुर फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमा चुकी थी, लेकिन असल कामयाबी और लोकप्रियता उन्हें 1960 से 1970 के दशक में मिली। ये वो दौर था जब बॉलीवुड की सबसे व्यस्त और पसंदीदा महिला गायकों में से एक सुमन कल्याणपुर बन गई थी। मोहम्मद रफ़ी के साथ ऐतिहासिक जुगलबंदी के साथ ही सुमन कल्याणपुर के करियर में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 1960 में उन्हें लगातार मोहम्मद रफ़ी के साथ गाना गाने का मौका मिला। दरअसल उस वक्त मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के बीच कुछ मनमुटाव हो गया था
और यही वजह थी कि दोनों ने एक दूसरे के साथ में गाना गाने से इनकार कर दिया था। उस दौर में निर्माता निर्देशकों के सामने संकट खड़ा हो गया, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी उस समय के सबसे बड़े गायक थे और उनके साथ गाने के लिए वैसी सुरीली और पतली आवाज़ की ज़रूरत थी। इस शून्य को सुमन कल्याणपुर ने भरा। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी के साथ 140 से भी ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए। इन दोनों की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को कुछ सबसे बेहतरीन गाने उस समय दिए, जैसे आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। यह फिल्म 1968 में आई और इसका नाम था ब्रह्मचारी। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, जब जब फूल खिले फिल्म 1965 में। तुमने पुकार और हम चले आए राजकुमार फिल्म 1964 में आई। ठहरिए होश में आलूं तो चले जाइएगा मोहब्बत इसको कहते हैं 1965। और दिल ने फिर याद किया, इसके साथ ही तुमसे वो हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी। और इस तरह के तमाम गाने उस समय सुमन कल्याणपुर के गाए हुए से जो बेहद हिट रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि कुछ लोग उनकी तुलना लता मंगेशकर से करने लगे और कई तो कहते कि उनकी आवाज़ हूबहू लता मंगेशकर की जैसी है। उनकी आवाज़ की बनावट, पतली तान और सुरों की शुद्धता इतनी अधिक लता जी से मिलती थी कि आम श्रोता और कभी कभी तो रेडियो के जो एंकर होते थे या उद्घोषक होते थे वो भी भ्रमित हो जाया करते थे कि गाना गाया किसने है। इसी कारण उन्हें इंडस्ट्री में द अदर लता का या लता की हमशक्ल आवाज कहा जाने लगा था। सुमन कल्याणपुर की तुलना पर रुख। इस तुलना के कारण सुमन जी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी मिले, विशेषकर तब जब लता जी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं होती थी या उनका बजट निर्माताओं के लिए बहुत ज्यादा होता था। उदाहरण के लिए फिल्म बात एक रात की 1962 की है। इसमें कालजाई गीत ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने दरअसल सुमन कल्याणपुर ने इसलिए गाया क्योंकि उस समय संगीतकार एस डी बर्मन और लता मंगेशकर के बीच बातचीत बंद थी। एक इंटरव्यू में जब सुमन जी से इस तुलना के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने बेहद शालीनता और विनम्र तरीके से कहा था, मैं अपने कॉलेज के दिनों में लता जी के ही गाना गाया करती थी। मेरी आवाज़ प्राकृतिक रूप से ही नाजुक और पतली थी, इसमें मैं भला क्या कर सकती थी। मुझे गर्व है कि मेरी तुलना अब इतनी महान गायिका से होती है, लेकिन मेरी अपनी एक अलग पहचान भी है। भले ही शुरुआत में उन्होंने लता जी की छाया में काम किया, लेकिन धीरे धीरे संगीत पारखियों ने उनकी आवाज़ में उस बारीक अंतर को समझा जिसमें एक अलग तरह की कोमलता और कशिश थी जो केवल सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में ही बनती थी। सुमन जी का क्षेत्रीय संगीत में योगदान। सुमन कल्याणपुर की प्रतिभा केवल हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने करियर में 3000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए जो 10 से अधिक भाषाओं में थे। इनमें हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, असमिया, भोजपुरी, ओडिया, मैथिली और राजस्थानी के साथ साथ मराठी संगीत में भी उनकी अमिट छाप रही। उन्होंने मराठी सुगम संगीत, भावगीत और अभंग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके गाए मराठी गीत आज भी महाराष्ट्र के हर घर में गूंजते हैं। केशवा माधवा ये भजन आज भी महाराष्ट्र के कई स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के रूप में गाया जाता है। रिमझिम झरती श्रावण धारा, इसके अलावा और भी कई गीत रहे जो बेहद हिट रहे। व्यक्तिगत जीवन और संगीत। सुमन हेमाड़ी ने साल 1958 में मुंबई के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी रामनंद कल्याणपुर से विवाह किया। विवाह के बाद सुमन हेमाड़ी से सुमन कल्याणपुर बन गई। उनके वैवाहिक जीवन की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि उनके पति रामानंद ने उनके संगीत करियर पर पूरा समर्थन किया। रूढ़िवादी माहौल से निकलकर काम कर रही सुमन के लिए उनके पति एक ढाल की तरह रहे। शादी के बाद सुमन जब भी गाने के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए जाती तो उनके पति हमेशा उनके साथ साई की तरह मौजूद रहते। उनकी एक बेटी है, इसका नाम चारुल अग्नि है, जो वर्तमान में अमेरिका में रहती है। 1980 के दशक में संगीत एक तरीके से सुमन कल्याणपुर के लिए विदाई का दशक कहा जा सकता है। दरअसल 1980 के दशक में धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री से सुमन कल्याणपुर ने दूरी बना ली। उन्होंने आखिरी बार बड़े पैमाने पर संगीतकार उषा खन्ना, बप्पी लहरी और अनु मलिक के लिए कुछ गाने गाए। साल 1986 में आई अभिनेता गोविंदा की डेब्यू फिल्म लव 86 के लिए उन्होंने अपना आखिरी गाना रिकॉर्ड किया था, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से ये गाना फिल्म में शामिल नहीं हुआ। इंडस्ट्री में बढ़ते शोर शराबे, धुनों के बदलाव और गुटबाजी के कारण उन्होंने खुद को बहुत ही शालीनता से इस लाइमलाइट की दुनिया से अलग कर लिया और अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो गयी। सुमन कल्याणपुर को मिले पुरस्कार। सुमन कल्याणपुर को उनके अद्भुत योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। पद्म भूषण 2023 भारत सरकार द्वारा देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। लता मंगेशकर पुरस्कार 2010 महाराष्ट्र सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में जीवन भर के योगदान के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। सुर सिंगार
संसद पुरस्कार। फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय गीत के लिए उन्हें 3 बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही मिर्ची म्यूजिक लाइफ टाइम अवार्ड भी उनको दिया गया। सुमन कल्याणपुर का निधन। लंबे समय तक गुमनामी और शांतिपूर्ण जीवन जीने के बाद 31 मई 2026 को मुंबई के लोखंडवाला स्थित अपने आवास पर लगभग 90 साल की उम्र में तमाम बीमारियों की वजह से इस दिग्गज गायिका का निधन हो गया। उनके निधन पर देश के प्रधानमंत्री और तमाम बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया। सुमन कल्याणपुर के चुनिंदा सदाबहार गीतों की बात करें तो इनमें कई ऐसे गाने हैं जो उनकी मखमली और पवित्र आवाज से हमेशा के लिए अमर हो गए। आइए आपको बताते हैं उनके कुछ चुनिंदा गीत। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है, तुमने पुकारा और हम चले आए, और दिल एक मंदिर है, प्यार की दुनिया है, जैसे बेहतरीन गीत इसमें शामिल हैं। फिलहाल सुमन कल्याणपुर की कहानी ये सिखाती है कि चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी चुनौती हो, सामने कितने भी बड़े दिग्गज गायक या गायिकाएं क्यों ना हो, अगर आपके अंदर हुनर है और सच्चाई है, स्वभाव में शालीनता है, तो इतिहास में आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता। भारतीय संगीत उद्योग सुमन कल्याणपुर की सादगी और सुरीली विरासत का हमेशा ऋणी रहेगा। फिलहाल सुमन कल्याणपुर के गीतों को लेकर आपका क्या कहना है ज़रूर बताइए, और इस प्रोग्राम को लेकर आपका क्या विचार है ज़रूर साझा करिए। अगर आप भी किसी पुराने कलाकार या भूले बिसरे किसी एक्टर या अभिनेता अभिनेत्री के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहिए। धन्यवाद।